हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पे। तो आज ये जो है मॉडल पेपर है ना, फिर से स्टार्ट है। तो एक एक 120 क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में और आप सभी के लिए है। 2 दिन से आप सभी की लाइव क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं लाइव क्लास लगा रही थी, लेकिन लगा नहीं। किस कारण की वजह से नहीं लगा पता नहीं, तो मैं रिकॉर्डेड इसको लगा रही हूँ। ठीक है, अब से वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी और जब लाइव स्टार्ट हो जाएगा, लाइव लगने लगेगी क्लास, तो मैं लाइव लगाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग रिकॉर्डेड क्लास जो भी मिलेगी, लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी जैसे पहले मिलती थी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज में। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 का आज हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन। और करने के बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 120 में से आपने कितना नंबर पाया, है ना, कितना आपका सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए सही क्रम क्या है। पूछा जा रहा है संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए सही क्रम क्या है। योजना है, आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है। आयोजन है, योजना है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है। नियंत्रण है, योजना है, आयोजन है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन, योजना, आयोजन, नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जब भी कोई संसाधन है उसका हम कुशल प्रबंध करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाएंगे, है ना। नहीं, एक मिनट, सबसे पहले क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, है ना। योजना बनाएंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। योजना बनाएंगे, फिर आयोजन करेंगे, फिर नियंत्रण करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, फिर से फर्स्ट नंबर पे आ गया। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, कैरेटिन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। तो कैरेटिन का शोषण करने के लिए भोजन में किन तत्वों की जरूरत होती है। वसा की जरूरत होती है, या फिर प्रोटीन की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, या फिर विटामिन डी की जरूरत होती है। तो किसकी जरूरत होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा का। यानी कि कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में हमें वसा की जरूरत होती है। ठीक है, तो राइट आंसर सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन नहीं है। धन है, समय है, ज्ञान है, कौशल है। तो क्या है, ज्ञान तो है, कौशल भी है और समय भी हो जाएगा। ये जो धन है, ये जो है ये मानव संसाधन नहीं होगा, ये अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, बाइटॉट स्पॉट निम्न का लक्षण है। ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी का, और बी है आईडीडी का, और ई है वीएडी का, और डी है आईडीए का। तो बाइटॉट स्पॉट जो है निम्न का लक्षण है, तो किसका लक्षण है, ऑप्शन ई, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसका लक्षण है, तो ये इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, वीएडी का लक्षण है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूजीसी नेट में पूछा गया था। और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूजीसी नेट में पूछे हुए क्वेश्चन है। जो मुझे टफ लगा वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो मुझे लगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है एलटी ग्रेड के पेपर में। और जो भी ऐसे क्वेश्चन है पीछे, तो वो भी मतलब इम्पॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन भी लिए गए आपके प्रैक्टिस सेट से। तो चलिए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, एक घर में, है ना, एक घर में विस्तार का क्या अर्थ है। एक घर में विस्तार का क्या अर्थ है, घर की सजावट है, बी है घर की देखभाल और रख रखाव है, सी है घर के सदस्यों की संख्या है, और डी है घर में रहने वाले सभी लोगों की देखभाल है। तो विस्तार का मतलब होता है घर की देखभाल और रख रखाव, इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, घर की देखभाल और रख रखाव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और इसका आंसर बताइए। देखिए प्रैक्टिस वाली यही जगह जो है आपकी असली प्रोग्रेस होती है। ठीक है, आप जितनी ईमानदारी से अपना प्रश्न हल करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा। तो यहाँ तक अगर आए हैं तो वीडियो पूरी देख के जाइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है।
ठीक है। तो चलिए देखिए, उपभोक्ता कल्याण कौन सी गतिविधि शामिल है? उपभोक्ता कल्याण में कौन सी गतिविधि शामिल है? ऑप्शन ए है केवल खरीदारी करना, बी है केवल भोजन बनाना, सी है वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता और कीमत, और डी है घर की सफाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उपभोक्ता कल्याण में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता और कीमत को समझना है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधनों में प्रयोग की जाती है ना। जो सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग है इन खान पान प्रबंधनों में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है फास्ट फूड इकाई में, बी है एयर कैटरिंग में, और सी है औद्योगिक कैटरिंग में और कैफेटेरिया में, और डी है रेस्टोरेंट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग है वो औद्योगिक कैफेटेरिया में यूज होता है, जहां मजदूर जो होते हैं, कर्मचारी होते हैं, है ना, खाना खाते हैं, वहां क्या होता है, कम दाम पर भोजन दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, गृह प्रबंध में आंतरिक सज्जा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है घर की घर को व्यवस्थित रखना, और बी है घर को सुंदर और आरामदायक बनाना, और सी है घर के सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना, और डी है नए घर में फर्नीचर जोड़ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह प्रबंध में आंतरिक सज्जा का उद्देश्य क्या है? तो आंतरिक सज्जा का उद्देश्य यही होता है कि घर को सुंदर और आरामदायक बनाना, है ना। बहुत से सारे बच्चे देखिए गलती यहाँ पे कर देंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। देख लीजिए, घर के सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना, है ना। ये भी तो एक प्रकार से सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के हिसाब से? देखिए, आंतरिक सज्जा पूछा गया है, गृह प्रबंध में आंतरिक सज्जा पूछा गया है। तो आंतरिक सज्जा में जो है घर को सुंदर और आरामदायक बनाना, ये इसका राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का। देखिए, IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, यह कब्ज का कारण है, यह कीटोसिस का कारण है, यह संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, यह पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो IDDM मरीज हैं, इसको क्या कहते हैं? IDDM के मरीज, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। मरीज को कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं देना चाहिए इसमें? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह कीटोसिस का कारण होता है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो शरीर ऊर्जा के लिए वसा तोड़ता है। वसा टूटने पर क्या होता है? कीटोज बॉडीज बनती है, इसीलिए कीटोएसिडोसिस हो जाती है, जो एक खतरनाक स्थिति होती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसीलिए इसमें कार्बोज को भी पूरी तरह नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसमें कार्बोज को पूरी तरह रोकना नहीं चाहिए। 10 देखिए, किस रोगी की पोषण स्थिति का आकलन करते समय नैदानिक पोषण विशेषज्ञ द्वारा किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है रोगी की आर्थिक स्थिति पर, बी है रोगी की उम्र पर, सी है रोगी की बीमारी पर, और डी है उपरोक्त सभी पर। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, किसी रोगी की पोषण स्थिति का आकलन करते समय, यानी किसी रोगी के पोषण स्थिति का आकलन कर रहे हैं, तो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ द्वारा हमें किस बात पे विचार करना चाहिए? तो रोगी की आर्थिक स्थिति भी देखेंगे, रोगी की उम्र भी देखेंगे, रोगी की बीमारी भी देखेंगे, ये सभी देखेंगे। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन।
चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गृह विज्ञान में वस्त्र एवं परिधान का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है केवल कपड़ों की सुंदर बनाने के लिए, कपड़ों को सिलने और ठीक करने के लिए, सी है कपड़ों के चयन, देखभाल और परिधान के वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए, और डी है केवल फैशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कपड़ों के चयन, देखभाल और परिधान के वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है में प्रयोग करना फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, इनरिचमेंट कहा जाता है, रिस्टोरेशन कहा जाता है, या फिर सप्लीमेंट्स कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्लीमेंट्स हो जाएगा, है ना। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन दिया गया है इसका मतलब होता है आवश्यक तत्व मिलाना, आवश्यक तत्व मिलाना, यानी कि जो कमी है ना, जो भी तत्व की कमी है उन्हीं तत्वों को मिलाना, आवश्यक तत्वों को मिलाना। इनरिचमेंट मतलब हो जाएगा प्रोसेसिंग में खोए पोषक तत्व वापस डालना, है ना। इनरिचमेंट का मतलब यही होता है, जब भी प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि धान होता है ना, धान जब मशीन द्वारा उसको साफ कराया जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है, उसमें थायमिन निकल जाता है। तो उसको बाद में अगर मिलाया जाए, विटामिन B2 नष्ट हो जाए और उसमें बाद में मिलाया जाए, तो वही होता है प्रोसेसिंग के दौरान खोए हुए तत्व बाद में मिलाना, है ना, वापस उनमें मिलाना। और ये रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब यही होता है कि केवल खोया हुआ तत्व, है ना, केवल जो तत्व खोया हुआ है ना, सिर्फ वही तत्व मिले। जो तत्व खोया हुआ है वही तत्व मिले, वही तत्व मिले। और इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग के दौरान जो तत्व खोया हुआ है वो भी मिला सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं, इसके अलावा भी मिला सकते हैं। सप्लीमेंट्स क्या होता है? तो भोजन में बाहर से पोषक तत्व जोड़ना, है ना, भोजन में बाहर से पोषक तत्व जोड़ना, सप्लीमेंट्स होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, परिवार के सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? धन है, समय है, श्रम है, या फिर उपर्युक्त सभी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा परिवार के लिए? सबसे महत्वपूर्ण, तो डी राइट हो जाएगा, है ना। धन भी हो जाएगा, समय भी हो जाएगा, श्रम भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशों का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्राकृतिक रेशा पूछा गया है ना, रेशम है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है, तो आप सभी को पता है रेशम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एकल धागे के बजाय 15 नंबर क्वेश्चन, एकल धागे के बजाय कई रेशे को मिलाकर बनाया गया धागा क्या कहलाता है? स्लब यार्न कहलाता है, फिलामेंट यार्न कहलाता है, ट्विस्टेड यार्न कहलाता है, या फिर मल्टीपल फिलामेंट कहलाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, मल्टीपल फिलामेंट यार्न कहलाता है ना। एकल धागे के बजाय अगर हम कई रेशे को मिलाएंगे मल्टीपल फिलामेंट यार्न कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रकार के रेशे सूती धागे के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए है कपास, बी है जूट, सी है लिनन, और डी है रेशम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कपास इसका राइट हो जाएगा।
17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रिंग स्पिनिंग में रिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? धागे को खींचना है, धागे को बांधना और सघनता देना है, धागे को खींचना और सघनता देना है, धागे को काटना है। तो राइट आंसर क्या होगा? रिंग स्पिनिंग में रिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रिंग स्पिनिंग में रिंग का जो मुख्य काम होता है धागे को खींचना और सघनता देना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर का। सबसे मुलायम धागा कौन सी कताई प्रणाली द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है ओपन एंड द्वारा, बी है रिंग द्वारा, सी है एयर जेट द्वारा और डी है फ्लैक्स द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा ओपन एंड स्पिनिंग हो जाएगा। यहाँ पे स्पिनिंग होना चाहिए था, है ना, वो नहीं टाइप हुआ है। तो ओपन एंड स्पिनिंग द्वारा सबसे मुलायम धागा कौन सी कताई प्रणाली द्वारा उत्पन्न होता है? तो ओपन एंड स्पिनिंग द्वारा उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन। एक धागे में मौजूद रेशों के घुमाव की मात्रा को क्या कहते हैं? फैलाव कहते हैं, ट्विस्ट कहते हैं, गिनती कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तो क्या कहते हैं? घुमाव के मात्रा को क्या कहते हैं? ट्विस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन। एग्जॉस्ट ड्राइंग विधि में, है ना, रंग के दाग को कपड़े पर लगाने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए है रंग का लगातार अनुप्रयोग, या बी है रंग को कपड़े के अंदर गहराई तक ले जाना, सी है रंग के दाग को एक ही बार में लगाना, डी है रंग के दाग को एक से अधिक बार लगाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? एग्जॉस्ट ड्राइंग विधि में रंग के दाग को कपड़े पर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं बताइए? इसका राइट आंसर एक ही बार में रंग लगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक ही बार में रंग लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि सी इसका राइट हो जाएगा। रंग के दाग को एक ही बार में रंग लगाना, रंग के दाग को एक ही बार में अधिक बार दोहराना, रंग को कपड़े के अंदर गहराई तक ले जाना, रंग का लगातार अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही बार में रंग लगाना, है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, है ना, ये दाग इसमें नहीं होगा, ये मैंने गलत लगा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। रंग को कपड़े के अंदर गहराई तक ले जाना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, सीधा डाई एक प्रकार का रंग है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? जिसका उपयोग किसमें किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सूती धागे में किया जाएगा, ऊनी धागे में किया जाएगा, रेशम धागे में किया जाएगा, सिंथेटिक धागे में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती धागे में किया जाएगा, जो सीधा डाई होता है, जो सीधी डाई होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन। रंगाई के लिए मॉर्डेंट का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? रंग को धोने के लिए किया जाता है, रंग को कपड़े पर चिपकाने के लिए किया जाता है, रंग को सुखाने के लिए किया जाता है, या फिर रंग को फैलाने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बी इसका राइट हो जाएगा। रंग को कपड़े पर चिपकाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से हैं? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रंग है, बी है प्रतिक्रियाशील रंजक है, और सी है एसिड रंजक है, और जो डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला कौन सा हो जाएगा? तो प्रतिक्रियाशील रंजक हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, है ना, 24 नंबर का, डाइंग बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कपड़े को सुखाना है, बी है रंगाई के लिए सामग्री प्रदान करना है, सी है कपड़े को रंग में भिगोना है, और डी है रंगाई के बाद कपड़े को धोना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? डाइंग बाथ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डाइंग बाथ का मुख्य उद्देश्य होता है कपड़े को रंग में भिगोना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का, सेट कार्ड क्या होता है? सेट कार्ड क्या होता है? रंग, कपड़े का रंग, या फिर रंगों की सूची, या फिर रंग की तीव्रता की सूची, या फिर दा है रंग का प्रकार। तो जो सेट कार्ड है वो होता क्या है? तो रंग की तीव्रता की सूची होती है जो सेट कार्ड होता है। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर का।
देखिए, टुकड़ा रंगाई और धागा रंगाई के बीच क्या अंतर है? इसको छोड़ दीजिए आप, ये अलग से क्वेश्चन। चलिए 26 यहां से देखिए, है ना, इसको भी काट दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रंगाई की एक विधि नहीं है? टुकड़ा रंगाई, धागा रंगाई, छपाई और रंगाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो दिया गया छपाई, है ना, ये रंगाई की विधि नहीं है, छपाई है ना। चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, रिएक्टिव डाइज। क्वेश्चन क्या है? रिएक्टिव डाइज एक प्रकार के रंग हैं जिनका उपयोग किसमें किया जाता है? प्राकृतिक रेशे में किया जाता है, सिंथेटिक रेशे में किया जाता है, सभी प्रकार के रेशे में किया जाता है, या फिर दा है प्राकृतिक और सिंथेटिक रेशे में किया जाता है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक और सिंथेटिक रेशे में किया जाता है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग का प्रकार नहीं है? प्रत्यक्ष डाई नहीं है, प्रतिक्रियाशील डाई नहीं है, अवशोषक नहीं डाई, अवशोषक डाई नहीं है, या फिर एसिड डाई नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा रंग का प्रकार नहीं है? तो 28 का राइट हो जाएगा, अवशोषक डाई जो है ये रंग का प्रकार नहीं है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशों का उदाहरण है? ऑप्शन ए है रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। तो रेशम हो जाएगा इसका, है ना, प्राकृतिक जो रेशे हैं उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशों का उदाहरण है? ऑप्शन ए है कपास है, बी है ऊन है, सी है रेशम है, और डी है पॉलिएस्टर है। तो पूछा क्या गया है? कृत्रिम पूछा गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा? पॉलिएस्टर आ जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऊन के रेशे का सबसे अच्छा उदाहरण है? कपास है, रेशम है, ऊन है और लिनन है। तो ऊन दिया ही गया है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है, अधिवृक्क है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो दिया गया, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो टेक्सटाइल से मिला है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका मिल रहा है फिजियोलॉजी से है, फिर उसके बाद हर एक टॉपिक से लिया गया है, बाल विकास भी है और बाल विकास भी है, एक्सटेंशन एजुकेशन भी है, उसके बाद न्यूट्रिशन साइंस भी है। तो चलिए देखिए, अभी ये जो चल रहा है ये क्या है? ये फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? पेट में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, या एसोफेगस में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में होता है। पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 24 नंबर का, रक्त को शरीर में बाकी हिस्सों में पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? फेफड़े जिम्मेदार होते हैं, गुर्दे जिम्मेदार होते हैं, हृदय या फिर मस्तिष्क? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हृदय जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका राइट हो जाएगा। 25 नंबर का देखिए, चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, बेरी होता है, पीलिया होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, रिकेट्स जो होता है डी की कमी से होता है, बेरी बी की कमी से होता है। ठीक है, और पीलिया जो होता है जब क्या हो जाएगा? पीलिया जब हीमोग्लोबिन जब कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो पीलिया होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा घर जिसे हम कहते हैं पावर हाउस किसे कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या फिर आपका डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की तुलना में साबुत अनाज बेहतर है क्योंकि उसमें अधिक शर्करा होता है, वे स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे कम कैलोरी वाले होते हैं, वे आसानी से पच जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट हो जाएगा, वे जो होते हैं स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन,
मानव शरीर में श्वसन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है रक्त को पंप करना है, और ख है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, और ग है भोजन को पचाना है, और घ है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में श्वसन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को लेना, यानी ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं श्वसन के माध्यम से। जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, और जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 का। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के लिए जिम्मेदार मुख्य अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है यकृत है, बी है हृदय है, सी है फेफड़े हैं, और डी है गुर्दे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जिम्मेदार जो है वो कौन होता है मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा 39 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर का। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन से दो मुख्य प्रोटीन जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए है एक्टिन और मायोसिन है, बी है कोलेजन और इलास्टिन है, और सी है केराटिन और हीमोग्लोबिन है, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मांसपेशियों में संकुचन और विश्राम के लिए कौन से दो मुख्य प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिन और मायोसिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए कौन से खनिज आवश्यक होते हैं? सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ख है कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, ग है लोहा और जिंक होते हैं, घ है आयोडीन और सेलेनियम होते हैं। तो हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए कौन से खनिज आवश्यक होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर का। देखिए, शरीर का तापमान नियंत्रित करने में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है हृदय है, बी है फेफड़े हैं, और सी है मस्तिष्क है, और डी है गुर्दे हैं। तो शरीर का जो तापमान है जब उसको नियंत्रित करता है तो कौन सा अंग भूमिका निभाता है शरीर का तापमान नियंत्रित करने में? तो मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और थोड़ा फास्ट, बहुत डिटेल नहीं चल रहे हैं, फास्ट चलेंगे क्योंकि 120 क्वेश्चन है। तो समझ रहे हैं आप लोग, वीडियो ना वही होती है, बाद में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है, और लाइव क्लास अगर चलाती हूँ बहुत लंबी वीडियो तो कट ही जाती है बीच में। चलिए 43 नंबर का देखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? जानवरों में होती है, पेड़ पौधों में होती है, कवक में होती है, या फिर घा है जीवाणु में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पेड़ पौधों में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले मुख्य घटक का नाम क्या है? क्या नाम है? प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं? तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का मुख्य घटक जो होता है वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? रक्त में ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? क है भोजन को पचाना है, ख है शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना और समन्वय करना है, ग है रक्त को पंप करना है, और घ है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य जो होता है शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना और समन्वय करना हो जाएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम शरीर के हर कार्य को की क्या करता है? कमान यानी कि संभालता है। हर शरीर के हर कार्य की कमान कौन संभालता है? नर्वस सिस्टम जो होता है, जैसे कि चलना, दौड़ना, बोलना, अनुभव करना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर का क्वेश्चन। अस्थि मज्जा जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो का मुख्य कार्य क्या होता है? कैल्शियम का भंडारण, या फिर रक्त कोशिकाएं बनाना, या फिर भोजन को पचाना, या फिर क्या है शरीर को गर्मी प्रदान करना? तो गर्मी प्रदान करना मुझे तो नहीं लगता ये सही होगा, भोजन भी पचाना, तो ये दोनों तो पहले ही काट दो, है ना। बाकी दो बच रहे हैं, देखो इसमें से आप लोग देखिए आंसर क्या हो जाएगा। अस्थि मज्जा बोन मैरो का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त कोशिकाएं बनाना इसका
इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर का क्वेश्चन, सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जब भी हम सुई समझ रहे हैं आप लोग ना, कपड़ा सिलने वाली सुई का चुनाव करेंगे। सुई खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, कपड़े का आकार देखेंगे, कपड़े का प्रकार देखेंगे, धागे का प्रकार देखेंगे, सिलाई टाँके की लंबाई देखेंगे, या फिर धागे का खिंचाव देखेंगे। तो क्या देखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। धागे का जो देखेंगे वो प्रकार देखेंगे, ओ सॉरी धागा नहीं कपड़ा होगा, है ना, ये मैंने क्या कर दिया, चलिए इसको मिटा दे रही हूं। क्या देखेंगे, कपड़े का प्रकार देखेंगे, है ना। जब भी हम सुई का चुनाव करेंगे तो कपड़े का प्रकार देखेंगे, कपड़ा कैसा है, मोटा है, पतला है, महीन है। हर प्रकार के कपड़े के लिए अलग अलग सुई लगती है ना, जॉर्जेट का कपड़ा है या फिर शिफॉन का कपड़ा है। तो चलिए ये देख के तब हम कब सुई का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। 10 पसलियां होती हैं, 12 होती हैं, 24 होती हैं, 26 होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में जो है कितनी पसलियां होती हैं, इसका राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 24 पसलियां होती हैं। ठीक है, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी क्या होती है, रिब्स होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, यानी कि 24 पसलियां हो जाएंगी। ये क्या करती हैं, पसलियां जो होती हैं फेफड़े और हृदय की रक्षा करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 का राइट आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नाभिक में होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण कहाँ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइबोसोम्स, है ना, राइबोसोम्स में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में ड्रॉट का आकार नाप होगा। ऑप्शन ए है लंबा और पतला होगा, बी है लंबा और चौड़ा होगा, सी है छोटा और पतला होगा, छोटा और चौड़ा होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, लंबा और चौड़ा होगा। ठीक है, 50 का राइट आंसर, भारी छाती वाले व्यक्ति के जो वस्त्र होते हैं, डॉट्स होते हैं, वो लंबे और चौड़े होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर का। देखिए सेलेनियम एक अकार्बनिक पोषक तत्व है जिसका कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ऊर्जा प्रदान करना है ना, सेलेनियम जो है उसका कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना है। बी है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना है, या फिर सी है पेशी संकुचन में मदद करना है, और डी है रक्त के थक्के जमाने में सहायता करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर का। कार्बनिक पोषक तत्वों में शामिल है, ऑप्शन ए है आयरन और जिंक, बी है विटामिन, वसा और प्रोटीन, और सी है खनिज और पानी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक पोषक तत्वों में कौन कौन से शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शामिल क्या है, विटामिन, वसा और प्रोटीन जो है वो कार्बनिक पोषक तत्व में शामिल है। ठीक है, कार्बनिक पोषक तत्व में यानी कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, वसा और जो विटामिन होते हैं वो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और जो होगा, चलिए नेक्स्ट देखिए 52 नंबर का, उसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तिरछी रेखाएं मुख्य विशेषता है किसकी है। ट्विल बुनाई की है, डॉबी बुनाई की है, स्विवल बुनाई की है और जैकार्ड बुनाई की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो तिरछी रेखाएं होती हैं किसकी होती हैं, ट्विल बुनाई की होती हैं तिरछी रेखाएं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रक्त अल्पता जिसे हम कहते हैं एनीमिया से बचाव के लिए किस खनिज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बी है पोटेशियम की आवश्यकता होती है, सी है आयरन की आवश्यकता होती है, और डी है सोडियम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन की आवश्यकता होती है। रक्त अल्पता जिसे हम कहते हैं एनीमिया से बचाव के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आयरन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर का।
देखिए, सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या क्या है? ऑप्शन ए है फूलिंग है, और बी है क्रेविंग है, और सी है ब्लीचिंग है, और डी है मर्सराइजेशन है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सूती कपड़े की चमक व ताकत बढ़ाने की रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मर्सराइजेशन, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कोशिका झिल्ली के निर्माण और हार्मोन्स के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? विटामिन सी आवश्यक होता है, वसा आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है, या फिर प्रोटीन आवश्यक होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा आवश्यक होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? तो वसा की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन। खेल के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चे को एक ही खेल खेलना होता है लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं होता है? तो अकेले खेलना होता है, समन्वित खेल होता है, सहचर्य खेल होता है, बेतरतीब खेल होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन साहचर्य खेल होता है, बी सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो जहां से मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें डी दिया गया था, है ना, उसमें राइट आंसर डी दिया गया था मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। तो आप लोग को अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन। वह खेल क्या कहलाता है जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है? वो जो खेल है क्या कहलाता है जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है? तो ऑप्शन ए है संवेदी खेल कहलाता है, बी है साहचर्य खेल कहलाता है, सी है अभ्यास खेल कहलाता है, और डी है स्वतंत्र खेल कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है तो संवेदी खेल में शामिल होता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर का क्वेश्चन। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% पहुंचता है जब बालक की आयु होती है? तो 4 वर्ष होती है, 5 वर्ष होती है, 6 वर्ष होती है, 7 वर्ष होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, 5 वर्ष होती है ना। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया, और हर जगह जहां भी आप देखेंगे ना इसका राइट आंसर कहीं 6 वर्ष मिलेगा, कहीं 4 वर्ष मिलेगा। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो है वो 5 वर्ष एकदम राइट है ना। 90% विकास जो होता है ये 5 साल के वर्ष में हो जाता है। जब 5 वर्ष का बच्चा होता है ना तो उसका 90% विकास हो जाता है। ये आप लोग जब भी बीएड कर रहे होंगे ना उसमें ही पढ़े होंगे ये चीज जो दिया गया है, और कहीं कहीं आपको बुक में 6 वर्ष भी मिलेगा, 4 वर्ष भी मिलेगा, लेकिन इसका बी इसका राइट है, 5 वर्ष इसका राइट आंसर है। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तीव्र बुद्धि मानव का आईक्यू होता है तो 140 से अधिक होता है, 120 से अधिक होता है, 100 से अधिक होता है, 170 से अधिक होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 140 से अधिक होता है। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए। जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है। जहां ध्वनिग्राम होते हैं, लकारी होते हैं, भाषा बनाने वाली ध्वनि होती है, तुतलाने वाले होते हैं, पूजन वाले होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा बनाने वाली ध्वनियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए, ज्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में दो शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करते हैं? तो 6 से जो 12 महीने हैं उसमें, या फिर 12 से 15 महीने, या फिर जो आपका 6 है 15 से 18 महीने, या फिर जो डी है 18 से 24 महीने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे जो है 18 से 24 महीने जो है, यानी कि 18 से 24 महीने हम कह सकते हैं, महीने की उम्र में जो होते हैं बच्चे, दो शब्द यानी दो वाक्य बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 63 क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा इसके द्वारा मोटर स्किल कौशल सीख सकता है, किसके द्वारा? परीक्षण और त्रुटि के द्वारा, नकल के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, या फिर डी सभी हो जाएगा? तो एक जो बच्चा होता है ना वो मोटर स्किल, इसका राइट आंसर क्या होगा? परीक्षण
और त्रुटि के द्वारा भी सीख सकता है, नकल करके के भी सीख सकता है और प्रशिक्षण द्वारा भी सीख सकता है। तो इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। जैसे बच्चे होते हैं अपने माता पिता का अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, एक बच्चा क्या होता है, पहले कार्य करता है, उसमें वह अनेक त्रुटियां करता है, त्रुटियों के माध्यम से वो सीखता है, बाद में उसे पता चलता है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा करना है, नकल करके भी सीखता है, प्रशिक्षण के माध्यम से सीखता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, तनाव या संचरण के लिए डैश अवरोध है? सामाजिक अवरोध है, सांस्कृतिक अवरोध है, मनोवैज्ञानिक अवरोध है, भौतिक अवरोध है। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक अवरोध है। जो तनाव या संचरण के लिए अवरोध है तो मनोवैज्ञानिक अवरोध है, इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। समाज मिति एक बच्चे का डैश मापने का एक उदाहरण है। तो जो समाज मिति है एक बच्चे का मापने का क्या उदाहरण है? बुद्धिमत्ता स्तर है, या फिर व्यवहार समस्याएं हैं, या फिर समूह के साथ संबंध है, या फिर अभिभावकों के साथ संबंध है। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? समाज मिति एक बच्चे डैश का मापने का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समूहों के साथ संबंध मापने का है ना एक उदाहरण होता है, सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए। शिशु विकास यह अध्ययन का क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्डलॉक का है ये जो परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? तो प्रयोगात्मक विधि, या फिर व्यक्ति इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, पुस्तक विधि। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सी विधि नहीं है, है ना? तो इसका जो जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है वहां पे ये पुस्तक विधि दिया गया है, लेकिन ये मुझे लगता है उपचारात्मक विधि जो होती है ना, इसमें तो उपचार होता है, ये मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं होता है। और यहाँ पे पूछा गया है नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर मुझे यही लग रहा है कि उपचारात्मक विधि होगा, है ना? पुस्तक विधि तो क्या होता है, उससे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट दिया गया है मानव विकास को पढ़ने का जो तरीका है वो पुस्तक विधि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और इसका आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, है ना? वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 68 का राइट आंसर देखिए क्या होगा। 68 का निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग में आरंभ होता है ना? आप लोगों को लग रहा होगा मैंने दो क्वेश्चन बता के अटका दिया है, लेकिन नहीं, मैंने बताया नहीं है। मैं जो मुझे सही लगा मैंने बताया वो क्वेश्चन, और जहां से मैंने क्वेश्चन लिया उसमें डी दिया गया है, तो आप लोग भी उसको सर्च करिएगा, है ना? मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है, वो क्वेश्चन गलत ना हो, है ना? क्योंकि आप भी हो सकता है अगर पढ़ रहे हो और वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया हो और आप लोगों ने वही रट लिया हो, तो एक बार क्वेश्चन को देखिएगा और फिर आप लोग भी कहीं देखिएगा, ढूंढिएगा उसका आंसर, है ना? जो भी सही हो तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग में प्रारंभ होता है? ऑप्शन है सुषुम्ना नाड़ी से, सिर से, वक्ष से, या फिर पैर से। तो राइट आंसर हो जाएगा सुषुम्ना नाड़ी से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। परिधीय आंतरेतिक पोषण पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरेतिक विलयन सीधे डैश डाला जाता है। मुख में डाला जाता है, नाक में डाला जाता है, परिधीय में सिरा में डाला जाता है, या फिर डी है धमनियों में डाला जाता है। तो इसका सी राइट हो जाएगा, परिधीय सिरा में डाला जाता है। ठीक है, परिधीय आंतरेतिक पोषण पोषणीय सहायता एक माध्यम होता है जिसमें आंतरेतिक विलयन सीधे परिधीय सिरा में डाला जाता है, तो इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन क्रोमेटोग्राफी को परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए है जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीकी, बी है घटकों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त तकनीकी, सी है मिश्रणों को बांधने के लिए प्रयोगशाला तकनीकी, या फिर डी है मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रयोगशाला तकनीकी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जलीय अपघटक के लिए प्रयुक्त तकनीकी हो जाएगा, है ना? क्रोमेटोग्राफी यही होता है, जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एपिडेमिक ट्रॉप्सी नामक गंभीर रोग किस मिलावटी तत्व के सेवन से होता है? तो तिल के तेल से होता है, नारियल के तेल से होता है, सरसों के तेल से होता है या फिर आर्जीमोन के तेल से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आर्जीमोन के तेल से होता है। जो एपिडेमिक ड्रॉप्सी नामक बीमारी है ये आर्जीमोन के तेल से होता है। और ये आर्जीमोन का तेल कहाँ पे होता है, कहाँ पे मिलता है? तो ये जो सरसों का तेल है ना, इसी में आर्जीमोन का तेल मिलाया जाता है। इसी सरसों के तेल में आर्जीमोन के तेल को मिला दिया जाता है, और जिससे पता नहीं चलता है कि इसमें आर्जीमोन का तेल मिला हुआ है। और जब कोई सरसों का तेल खरीदा हुआ खाता है तो उसको क्या होता है, बीमारी कौन सी होती है? आर्जीमोन का तेल जब अधिक होगा तो एपिडेमिक ट्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाएगी। तो सरसों के तेल में किसका मिलावट होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्जीमोन का तेल, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है कि सरसों के तेल में किस तेल का मिलावट होता है, नारियल का है ना, या फिर तिल का, या फिर आर्जीमोन का? तो आर्जीमोन इसका राइट आंसर होगा। वैसे भी इसका एपिडेमिक ड्रॉप्सी नामक गंभीर बीमारी आर्जीमोन के तेल से ही होता है, तब भी डी इसका राइट होगा। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है? ट्रिप्टोफैन में धनी होता है, लाइसिन में धनी होता है, आर्जिनिन में धनी होता है या फिर सीरीन में धनी होता है? तो राइट आंसर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइसिन का धनी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73 नंबर का क्वेश्चन, सैपोनिन रासायनिक यौगिक एक वर्ग है जो विभिन्न डैश में बहुतायता में विशेषता पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, पादप प्रजातियों में पाया जाता है, या फिर उक्त में से कोई नहीं। सॉरी, तो किस में पाया जाता है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पादप प्रजातियों में पाया जाता है। तो सैपोनिन आपको पता है एक रासायनिक क्या है ना, ये बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, जो जैसे दाल वगैरह हो गया ना उसमें पाया जाता है। जो दाल बनाते हैं, अब तो कुकर में बनने लगी दाल तो उसमें दिखता नहीं है। पहले क्या होता था, पहले कुकर में दाल नहीं बनती थी तब उसमें दिखता था, जो झाग उत्पन्न होता था जब भी दाल को पकाएंगे ना तो एक प्रकार का झाग उत्पन्न होता है। वही झाग जो होता है वो सैपोनिन विषैला पदार्थ होता है। और पहले क्या होता था, जब दाल ऐसे उबलती थी तो उसको जो झाग होता था निकाल के फेंक दिया जाता था, और अब कुकर में बनने लगी तो सब उसी में मिक्स हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है तंतुकरण, बी है गड्ढे में भरना, या फिर रासायनिक उपकरण, या फिर जैविक उपकरण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनुकरण है ना, रासायनिक उपकरण, जैविक उपकरण। पूछा गया है गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है, तो ये गड्ढे में भरना ये कोई निस्तारण उस्तारण विधि नहीं है ना, तो ये गड्ढे में भरना, क्या भरना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कोई मैच ही नहीं कर रहा है इसका। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है मिथियोनिन आवश्यक है, बी है सेरीन आवश्यक है, और सी है टायरोसिन आवश्यक है, और डी है सिस्टीन आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिथियोनिन आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन, साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? बी है विटामिन होते हैं, ए विटामिन होते हैं, ई विटामिन होते हैं, या फिर सी विटामिन होते हैं? तो जो साबुत अनाज होते हैं किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, बी विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन, क्या होगा? विटामिन B12 की कमी से होने वाले रक्तहीनता कहलाती हैं, क्या कहलाता है? विटामिन B12 की कमी से होने वाला रक्तहीनता कहलाता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है, पर्नीसियस एनीमिया कहलाता है, सिकल सेल एनीमिया कहलाता है, या फिर माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया कहलाता है? तो बी इसका राइट हो जाएगा, B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? श्वसन क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, अवशोषण की क्रिया है, या श्वैंगीकरण की क्रिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टो एल्ब्यूमिन पाया जाता है, बी है लैक्टोग्लोबुलिन पाया जाता है, या फिर सी है केसीन पाया जाता है, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, लैक्टो एल्ब्यूमिन पाया जाता है। ठीक है, 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, या फिर बी है ग्लाइकोजन का विघटन होता है, सी है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है, या फिर जो डी है अमीनो अम्ल तथा वसा में परिवर्तन होता है। सी इसका राइट हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसमें ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर का। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, मृदु भोजन है, पूर्ण द्रव भोजन है, या फिर अस्पष्ट द्रव भोजन है, या फिर नियमित भोजन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्पष्ट द्रव भोजन हो जाएगा। ठीक है, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर का। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। ऑप्शन ए है विज्ञान है, बी है खाद्य विज्ञान है, सी है पथ्य है, और डी है पोषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है तो वो पोषण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन। यदि आकार, रंग, रेखा ये बार बार प्रयुक्त होती हैं तो उनमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है? केंद्रीय बिंदु का प्रयोग होता है, अवधारणा का प्रयोग होता है, नमूनों का प्रयोग होता है, संतुलन का प्रयोग होता है। पूछा गया है बार बार, रेखाएं जो होगी बार बार प्रयुक्त होंगी, है ना, ऐसे 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 अगर बार बार, या फिर अगर हम जो ही प्रयोग करें, है ना, इसी तरीके से बनाए बार बार, ऐसे ही जो भी बनाए बार बार बनाए, फूल बन रहा है तो बार बार बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? है ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सही नहीं है। ऑप्शन ए है अनुपात। अनुपात में क्या हो सकता है? फीकी दीवारें और छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट हो सकती है। संतुलन में देखिए फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंग का छितराना प्रयोग कर सकते हैं, छितराना। रिदम जो है हल्के नीले रंग दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा प्रयोग कर सकते हैं। या फिर नहीं है, पूछा गया है ना, आकर्षक केंद्र, तो सफेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। आकर्षक केंद्र क्या होगा? सफेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग प्रयोग करेंगे, अगर व्हाइट दीवार है तो क्या ये आकर्षक केंद्र होगा? अगर हम उस जगह पे सफेद रंग की दीवार पे क्रीम कलर का, तो क्रीम कलर का दिखेगा ही नहीं भाई, है ना, बहुत ही हल्का दिखेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यानी कि नहीं है, पूछना है तो ये नहीं हो जाएगा, इसीलिए नहीं ढूंढना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अनुपात में फीकी दीवार और छत के साथ गाढ़े सजावट, ये भी सही होगा। संतुलन करना है तो फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंग का, है ना, गाढ़े रंग चित्रा देंगे, यानी कि चित्राने का मतलब गाढ़े रंग से कोई पेंटिंग कर देंगे, या फिर बीच बीच में गाढ़ा कलर कर देंगे। रिदम का मतलब क्या होता है? हल्के नीले रंगीन दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा रखेंगे, बिल्कुल सही है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति का अभिव्यक्त करती हैं? कौन सी गति है जो शक्ति की अभिव्यक्ति करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्तरी रेखाएं हैं, या फिर विकर्णी रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, वक्र रेखाएं हैं। तो रेखाएं जो है सक्रियता, गति और शक्ति, है ना, ये तीनों पूछा जा रहा है, अभिव्यक्ति करती है। तो कौन सी रेखाएं करेंगी? तो विकर्ण जो रेखाएं हैं वो करेंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अम्लीय संतुलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है वैकल्पिक रंगीन टाइल्स, या फिर बी है विशाल केंद्रीय चित्र और किनारों पर दो छोटे चित्र, और डी है सादी बॉर्डर पर मोटिव की आकृति और चक्र के आर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य संतुलन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी साड़ी बॉर्डर पर मोटिव की आवृत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 87 नंबर का क्वेश्चन। देखिए पूरक, जिसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री रंग योजना, है ना, पूरक रंग योजना जिसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री रंग योजना। तो रंग योजना दो रंगों से बना है, कौन कौन से? एक दूसरे के समीपवर्ती, है ना, एक दूसरे के समीपवर्ती रंग होते हैं। ओह, बन ही नहीं पाया।
चलिए, या फिर त्रिकोणीय होते हैं, या फिर क्या होते हैं, रंग चक्र पर बराबर के अंतराल पर होते हैं, या फिर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो पूरक, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर का क्वेश्चन। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है एक मैट्रिलिनियल, जिसे हम कहते हैं मातृवंशीय परिवार के लिए यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए है शादी के पश्चात लड़की अपने पति के घर आ जाती है, तो है ना, तो मैट्रिलिनियल पूछा गया है, जिसे हम कहते हैं मातृवंशीय परिवार। तो लड़की अपने पति के घर आएगी तो मातृवंशीय कैसे हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। परिवार के लोग पहचान हेतु माँ का सरनेम लगाते हैं, ये तो सही लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं इससे सही कोई आंसर। परिवार के लोग पहचान हेतु अपने पिता का सरनेम लगाते हैं, नहीं तो ये तो पितृवंशीय हो जाएगा। सभी गलत है, तो सभी गलत नहीं है, इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, डैश यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। सेवानिवृत्ति है, सेवानिवृत्ति तो लास्ट का चरण होगा, है ना, जब रिटायर होता है, वृद्धावस्था। और बी है विस्तारण चरण, सी है वित्तीय प्रतिलाभ, और डी है प्रतिष्ठान की अवधि। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विस्तारण चरण जो होता है आरंभिक उपचरण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है ना, डी इसका सॉरी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया क्या है, सामाजिकरण है, और बी है राजनीति है, और सी है भाषा है, और डी है परिपक्वता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समूह के नियम सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या होता है, सामाजिकरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिला के संख्या का अनुपात, यह इसका उदाहरण है किसका, निश्चित समिष्ट का उदाहरण है, वास्तविक समिष्ट का उदाहरण है, अनुमानित समिष्ट का उदाहरण है, या फिर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए इसका राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चित समिष्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात निश्चित समिष्ट का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर का। परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या है, सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन है, योजना, नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन है, सी है योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन है, और डी है समय, योजना, मूल्यांकन और सहयोग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 93 नंबर का क्वेश्चन। किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है, मौद्रिक आय है, वास्तविक आय है, मानसिक आय है, या फिर डी है भौतिक आय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, वास्तविक आय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर का। देखिए, किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल से दिए जाने वाले मुफ्त आवास और वाहन की सुविधा, इसके उदाहरण है, मौद्रिक आय के उदाहरण है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय के उदाहरण है, या फिर वास्तविक अप्रत्यक्ष आय के उदाहरण है, डी है वास्तविक आय के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल से दिए जाने वाले मुफ्त आवास और वाहन की जो सुविधा होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, 94 का राइट आंसर क्या होगा, इसका वास्तविक प्रत्यक्ष आय हो जाएगा। जब किसी कार्यस्थल में दिए जाने वाले मुफ्त आवास जो मिल रहे हैं वो वास्तविक अप्रत्यक्ष आय होंगे। लेकिन आयोग ने जो है ना इसका आंसर क्या माना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आयोग ने इसका आंसर सी माना है, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय माना है। ठीक है, इसका आयोग ने इसका आंसर वास्तविक अप्रत्यक्ष आय माना है, लेकिन ये सही राइट आंसर वास्तविक प्रत्यक्ष आय हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपको जो सही लगे। सही तो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन आयोग ने इसी को माना है। चलिए नेक्स्ट देखिए 95 नंबर का।
सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना निम्न का स्रोत है। मौद्रिक आय का, बी है मानसिक आय का, सी है वास्तविक आय का और डी है सही विकल्प। सही विकल्प सभी, मतलब सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना निम्न का स्रोत होता है। तो किसका स्रोत होता है? तो इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना वास्तविक आय का स्रोत होता है 95 का, इसका बी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर का। देखिए, भविष्य निधि योजनाओं के लिए निम्न कथन सही है। जीपीएफ विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है, या फिर बी है सीपीएफ जो है गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए है, सी है परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त किया गया है, या फिर डी इसका राइट हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी राइट हो जाएगा, फर्स्ट इसका भी राइट हो जाएगा और बी भी राइट हो जाएगा और सी भी राइट हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर का। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं ओमियोलिटिक एंजाइम कहते हैं, या फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, सी है लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं, माइलेज कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन, नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत लाभ कमाना है, बी है समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति है और सी है केवल आदेश देना है, डी है अनुयायियों को नियंत्रित करना है। तो नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी, अनुयायियों को नियंत्रित करना हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? 98 का नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति, है ना, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 का देखिए, सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है? सामूहिक शिक्षा से, प्रसार शिक्षा से, सामाजिक शिक्षा से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है? तो प्रसार शिक्षा से विकसित हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 100 नंबर का क्वेश्चन। साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत लक्षित समूह है 15 वर्ष से कम, 35 से 44 वर्ष, 15 से 35 वर्ष और 15 से 65 वर्ष। तो सी इसका राइट हो जाएगा, 15 से 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आईसीडीएस एक पूर्ण रूप है, किसका है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का है, या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का है, या फिर सी है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का है, या फिर डी है इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। राष्ट्रीय आईसीडीएस है ना, आईसीडीएस पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102 है ना। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है ग्रामीण उद्योगों का विकास, शिक्षा सुविधा, सामुदायिक की सुविधा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 103 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक ऐसी प्रदर्शन जहां ऐसी किसी नई तकनीकी की योग्यता को बताया जाता है जिसकी सफलता पहले ही परखी जा चुकी है कहलाता है। परिणाम प्रदर्शन कहलाता है, या फिर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन कहलाता है, या फिर विधि प्रदर्शन कहलाता है, या डी है क्षेत्र प्रदर्शन कहलाता है। 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ए राइट हो जाएगा, परिणाम प्रदर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 104 नंबर का। 104 नंबर का देखिए, 104 नंबर का क्वेश्चन, वक्ता भाषण श्रोता का संचार का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए है अरस्तु के द्वारा, बी है वेस्टली के द्वारा, या फिर सी है बलों के द्वारा, या डी है मैककीन के द्वारा। तो ये आपको पता होगा, वक्ता भाषा श्रोता जो है अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर का। ग्रामीण प्रदर्शन टेलीविजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1967 में शुरू हुआ था, या फिर 1968 में, या फिर 1979 में,
1969 में या फिर 1970 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। ग्रामीण प्रदर्शन टेलीविजन जो है ये शुरू कब हुआ था? तो ग्रामीण प्रदर्शन जो टेलीविजन है ये कब शुरू हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रामीण प्रदर्शन टेलीविजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ग्रामीण प्रदर्शन टेलीविजन कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? तो 1967 में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 106 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से समूह संपर्क विधि है, कौन सी समूह संपर्क विधि है? कार्यशाला है, वार्ता है, फोरम है, उपर्युक्त छवि? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है वो समूह संपर्क विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर का, चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सचित चलाई जाती है उसे कहते हैं? दस्ती कठपुतली कहते हैं, स्ट्रिंग कठपुतली कहते हैं, शैडो कठपुतली कहते हैं, या रॉड कठपुतली कहते हैं, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे, यहीं से आप लोग पकड़ लीजिए, पर्दे के पीछे चलाई जाती है तो शैडो कठपुतली चलाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर का, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्य, वृत्त जिसे हम कहते हैं, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहा जाता है? निर्देशात्मक लीडर कहा जाता है, निदेशात्मक या फिर सहभागी लीडर कहा जाता है, या फिर संपोषक लीडर कहा जाता है, या फिर अभिमुखी लीडर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, निदेशात्मक लीडर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ, देखिए। चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। विश्लेषण का होता है, संश्लेषण का होता है, बोध का होता है, याददाश्त का होता है, अवरोधन का होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषण, संश्लेषण, ज्ञान, बोध, है ना, अनुप्रयोग, ये आपने पढ़ा है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? विश्लेषण, संश्लेषण और बोध इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ABC इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाली 2D8 हैं, उनमें कार्ड है जिसे हम फ्लैश कार्ड कहते हैं, उत्प्रेक्ष चार्ट है जिसे हम फ्लिप चार्ट कहते हैं, पोस्टर है, अभियान है, रेडियो है। तो पूछा क्या गया है इसमें, प्रसार शिक्षा की क्रिया में प्रयोग आने वाली 2D पूछा गया है ना। तो 2D में रेडियो और अभियान नहीं आएगा, बाकी B, C, A तीनों आ जाएगा, है ना, ABC तीनों आ जाएगा। तो ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111। देखिए 111 नंबर का क्वेश्चन, प्रसार कार्यकर्ता को की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण, उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय के से जुड़ने की क्षमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 112 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? गुणात्मक वृद्धि प्रदान करता है, परिणात्मक वृद्धि प्रदान करता है, या फिर AB दोनों करता है? तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा, है ना, AB दोनों करता है, गुणात्मक और परिणात्मक दोनों भी, यानी गुणात्मक वृद्धि भी होता है, परिमाणात्मक वृद्धि भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 130 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का 113, निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, लाइसिन है, मिथियोनिन है, या फिर फिनाइल है, फिनाइल एलानिन है, या फिर वैलिन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिथियोनिन राइट हो जाएगा। ये सल्फर युक्त क्या है? अमीनो एसिड्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, लाइसिन नहीं है, मिथियोनिन नहीं है, एलेनिन नहीं है, फिनाइल एलेनिन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो एलेनिन है वो इसका नहीं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 150 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तन होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है, क्या है? 6.125 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 116 नंबर का क्वेश्चन, रेसे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेता है कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है, ज्वलनशीलता कहलाता है, चमक कहलाता है, या फिर अनम्यता कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थता कहलाता है। चलिए 117 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, नमदा निम्न का उदाहरण है? वोवेन बुने हुए कपड़े का, या फिर फेल्ट कपड़े का, या फिर नीटेड जिसे हम कहते हैं बुनाई कपड़े का, ब्रेडेड जिसे गुथे हुए कपड़े कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट हो जाएगा, फेल्ट कपड़े का नमदा जो है उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर का क्वेश्चन, इस रेसे का आविष्कार होने के पश्चात इसका टेरिलीन डैक्रॉन नाम रखा गया? नायलॉन का, रेयान का, पॉलिएस्टर का, या फिर लिनन का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलिएस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चलिए 119 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वस्त्र मंत्रालय नवंबर डैश में सृजित हुआ? 1959 में, या फिर 1970 में, 1977 में, 1985 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वस्त्र मंत्रालय है कब सृजित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कब सृजित हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वस्त्र मंत्रालय जो है कब सृजित हुआ? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र मंत्रालय इसका 1985 को सृजित हुआ है ना, 5 नवंबर 1985। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक क्षेत्र से दूसरे में एक व्यक्तिगत गुण व सुविज्ञता को सामान्य रूप देने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रूढ़िबद्धता से संबंधित है, परिवेश प्रभाव से संबंधित है, स्पर्श से संबंधित है, या फिर अधिक कौशल से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा, यानी कि अधिक कौशल से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज का जो यहीं पे सीरीज है ना, ये जो मॉडल पेपर है 120 क्वेश्चन का यहीं पे समाप्त हुआ। और क्वेश्चन बनाने में मैं यही कहूँगी कि बहुत ही मेहनत लगती है कि क्वेश्चन टाइप करने में, क्वेश्चन ढूंढ के लाने में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड और वीडियो अगर लाइव चलेगी तो ठीक है, मैं लाइव क्लास लगाऊंगी। अगर लाइव नहीं चलेगी, डेली आपको रिकॉर्डेड तब तक मिलती रहेगी। और डेली क्लास जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट भी करिएगा, कमेंट नहीं करते हैं वीडियो को लाइक भी करिएगा। लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, है ना, आप लोगों से शिकायत है, वीडियो लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। और वीडियो बनाने में मैं यही कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, वीडियो को शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जो भी स्टूडेंट नए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए।